नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 4 दिसंबर 2022 यानी रविवार को सुबह 11 बजे किया जा रहा है। आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का यह एक सुनहरा मौका है, जिसमें भाग लेकर आप 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। अतः आप जल्द से जल्द इस परीक्षा में स्वयं को रजिस्टर कराएं और आकर्षक छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे एम्स रैनसमवेयर हमले, भारत में घातक हीट वेव्स, फूड फोर्टिफिकेशन व कुपोषण निवारण, निर्वाचन आयोग संस्था सुधार, पाकिस्तान सीमा व ड्रोन चुनौती तथा चीन पर अमेरिकी रक्षा विभाग रिपोर्ट पर। अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। मुख्य रूप से हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं एम्स रैनसमवेयर हमले पर। हाल ही में 23 नवंबर को एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ई सेवाएं एक रैनसमवेयर हमले के संदेह के कारण चरमरा गईं। इसमें दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है और अपराधियों की पहचान के लिए जांच को शुरू किया गया है। वहीं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डेटा रिकवरी के लिए सॉफ्टवेयर टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि वह महत्वपूर्ण संख्या में फाइलों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं, किंतु जब तक पूरे नेटवर्क का सैनिटाइजेशन नहीं हो जाता, तब तक सभी प्रकार की अस्पताल सेवाओं को मैनुअल रूप में ही संपादित किया जा रहा है। एम्स के पास खुद का एक लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसमें लगभग 6500 से अधिक कंप्यूटर शामिल हैं। हालांकि इस बात की जांच चल रही है कि क्या आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉलों को रखा गया था और भविष्य में इस प्रकार के किसी भी प्रकार के हमले को विफल करने के लिए किस प्रकार के उपायों को किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में यदि हम रैनसमवेयर को समझने का प्रयास करें तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं रैनसमवेयर की, तो रैनसमवेयर एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर यानी मैलवेयर है, जिसका उपयोग साइबर अपराधियों के द्वारा फाइलों को कूटबद्ध करके संग्रहित डेटा तक पहुंच को अवरुद्ध करके कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित करने के लिए किया जाता है। आगे चलकर इसमें एक डिक्रिप्शन कुंजी के बदले मालिक से फिरौती की मांग की जाती है। आप इससे संबंधित कार्यप्रणाली को इस चित्र में देख सकते हैं। जैसे कि किसी भी प्रकार के मैलवेयर जैसे कि रैनसमवेयर को किसी प्रकार के स्पैम या मेल आदि के जरिए इंसर्ट कराया जा सकता है। इसमें मेल को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसे एक प्रकार का विश्वसनीय मेल समझ सकता है और जब वह उस पर क्लिक करता है तो चुपके से मैलवेयर डाउनलोड हो जाता है और आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है। जब एक मैलवेयर डाउनलोड हो जाता है तो वह अपनी कार्यप्रणाली शुरू कर देगा, जिसके तहत मैलवेयर आपके डेटा को कूटबद्ध करना शुरू कर देता है और जब भी आप अपने कंप्यूटर को खोलेंगे और डेटा तक अपनी पहुंच को बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको एक्सेस डिनाई कर दिया जाएगा, यानी आपसे पासवर्ड वगैरह मांगा जाएगा और आप अपने डेटा तक ही पहुंच नहीं पाएंगे। इस प्रकार से आगे चलकर आपको एक फिरौती का नोटिस दिया जाएगा, आपसे कुछ पैसे मांगे जाएंगे या फिर किसी अन्य प्रकार की फिरौती मांगी जाएगी और जब तक आप इस प्रकार की फिरौती आदि को नहीं देते हैं तब तक आपके डेटा तक आपकी पहुंच नहीं होगी। इस प्रकार से फिरौती लेने के बदले ही आपकी डेटा तक पहुंच हो पाती है, जिसे रैनसमवेयर कहा जाता है। हमें इस प्रकार के रैनसमवेयर हमलों की गंभीरता को भी समझना होगा, क्योंकि विशेषज्ञों का यह मानना है कि एम्स का ये जो मामला देखा गया है उसमें 3 करोड़ से अधिक रोगियों से संबंधित डेटा पर इस हमले का प्रभाव देखा जा सकता है।
भारत में हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे अवसंरचना और कंपनियों पर इस प्रकार के रैनसमवेयर हमले देखे गए हैं। जैसे कि हाल के मई के महीने में स्पाइस जेट को इस प्रकार के हमलों का सामना करना पड़ा, और इससे पहले पीएसयू ऑयल इंडिया को अप्रैल के महीने में इस प्रकार के रैनसमवेयर का सामना करना पड़ा। इसको लेकर साइबर सुरक्षा फर्म ट्रेलिक्स की जो रिपोर्ट है वह ये बताती है कि इस समय विश्व स्तर पर ऐसे 25 प्रमुख रैनसमवेयर देखे गए हैं जो काफी खतरनाक हैं। इसके अलावा इंटरपोल की रिपोर्ट के अनुसार रैनसमवेयर वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा है, जिसका खतरा लगातार बढ़ता ही देखा जा सकता है। यदि हम भारत में उन एजेंसियों की पहचान करने का प्रयास करें जो साइबर हमलों से निपटती हैं, तो इसके संदर्भ में आपको सबसे पहली एजेंसी ध्यान रखनी होगी 2004 में स्थापित की गई इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसे सर्टिन के नाम से जाना जाता है। सर्टिन विविध प्रकार के निवारक उपायों, पूर्वानुमान, अलर्ट जारी करने के माध्यम से दिशा निर्देश जारी करता है। साथ ही किसी प्रकार की साइबर सुरक्षा घटना को संभालने के लिए भी उपायों को प्रदान करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में विविध प्रकार के प्रशिक्षण आदि भी प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, जो साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। इसके अलावा इसमें आपको ध्यान रखना है महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण के लिए बनाया गया राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, जो क्रिटिकल डेटा के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। इसके अलावा इसमें साइबर स्वच्छता केंद्र भी महत्वपूर्ण है, जिसे बोटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि साइबर स्वच्छता केंद्र मुख्य रूप से दुर्भावनापूर्ण प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके तहत हमें राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र को भी ध्यान रखना होगा, जो मुख्य रूप से मौजूदा और संभावित खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर काम करता है। हालांकि हमें ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार की संस्था इस तरीके के रैनसमवेयर हमलों का शिकार हो सकती है, और इसके लिए हमें सर्टिन द्वारा अनुशंसित किए गए सर्वोत्तम अभ्यासों को ध्यान देना होगा। जैसे कि हमें ऑफलाइन रूप में अपने डेटा का बैकअप लेना चाहिए। इसमें हमें नियमित आधार पर अपने डेटा की अखंडता की जांच करने की आवश्यकता है। हमें जिस तरीके के पासवर्ड बनाने होंगे वह मजबूत होने चाहिए और अद्वितीय प्रकार के होने चाहिए। इसी प्रकार से हमें अपनी संस्थाओं में अकाउंट्स को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि यदि उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप वगैरह देखा जाता है तो वह अपने आप लॉकअप हो जाए। जहां तक संभव हो सके हमें सभी अकाउंट्स आदि के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी लगातार अपडेट किए जाने की आवश्यकता है और उपयोगकर्ताओं के द्वारा सुरक्षित प्रकार के वेब ब्राउज़र का भी उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि इस प्रकार के रैनसमवेयर हमले आगे और देखे जा सकते हैं, जिसका बेहतर निवारण किए जाने के लिए संस्थागत स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर बेहतर जागरूकता की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आपदा प्रबंधन से है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे भारत में घातक हीट वेव्स पर। विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 2030 के बाद से भारत में हर साल 16 से 20 करोड़ से अधिक लोग घातक प्रकार की गर्मी यानी हीट वेव्स के संपर्क में आ सकते हैं और इससे लगभग 34 मिलियन भारतीयों को नौकरी के जाने का नुकसान झेलना पड़ सकता है। हीट वेव्स के चलते 2037 तक कूलिंग की मांग मौजूदा स्तर से 8 गुना अधिक तक देखी जा सकती है। विश्व बैंक का मानना है कि इस परिदृश्य में भारत के लिए स्थानों को ठंडा रखने के लिए वैकल्पिक प्रकार के और नवीन प्रकार की ऊर्जा कुशल तकनीकों को तैनात करना होगा। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इसके चलते भारत का कूलिंग सेक्टर 2040 तक लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर के निवेश अवसर को देख सकता है, जो आगे चलकर लगभग 37 लाख लोगों को नौकरियां प्रदान कर सकता है।
इस पृष्ठभूमि में यदि हम हीट वेव्स को समझने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि सामान्य तौर पर हीट वेव्स असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि को कहा जाता है, जब किसी स्थान का वास्तविक अधिकतम तापमान सामान्य अधिकतम तापमान से काफी अधिक देखा जाता है। हीट वेव सामान्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में और दक्षिण मध्य भागों में गर्मी के मौसम में देखी जाती हैं। आमतौर पर हीट वेव्स को मार्च और जून के बीच देखा जाता है और कुछ दुर्लभ मामलों में इन्हें जुलाई तक भी देखा जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि हीट वेव्स लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव को डालती हैं, जिसमें शारीरिक तनाव की स्थिति देखी जा सकती है और कुछ मामलों तक में इसमें मृत्यु तक भी देखी जा सकती है। हाल के समय में जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन आदि के चलते विश्व स्तर पर उच्च प्रकार की उच्च तापमान की स्थितियां देखी जा रही हैं, वह हीट वेव्स को लगातार बढ़ा ही रही हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा इसके संदर्भ में कुछ मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है, जो हीट वेव्स के लिए निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि यदि किसी स्थान पर रिकॉर्ड किया गया वास्तविक अधिकतम तापमान एक निश्चित मान से अधिक है तो उसे हीट वेव घोषित किया जाएगा। इसे मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। इसके अलावा हीट वेव्स की घोषणा तब की जाती है जब वास्तविक अधिकतम तापमान कम से कम लगातार 2 दिनों तक सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक रहे। इसके अलावा इसकी घोषणा तब भी की जा सकती है जब सामान्य अधिकतम तापमान के बावजूद वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक देखा जाए। हमें हीट वेव्स के स्वास्थ्य प्रभाव को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हीट वेव्स का काफी नकारात्मक प्रभाव का स्वास्थ्य प्रभाव देखा जाता है। इस प्रकार के स्वास्थ्य प्रभाव में शामिल होता है निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन देखा जाना। इसमें मांसपेशियों में ऐंठन यानी क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। इसमें गर्मी के चलते थकावट देखी जा सकती है और विकट स्थितियों में हीट स्ट्रोक भी देखा जा सकता है। इसके संकेत और लक्षणों में शामिल है हीट क्रैम्प्स, जिसमें सूजन और बेहोशी के साथ ही हल्का बुखार देखा जा सकता है। इसमें हीट एग्जॉशन हो सकता है, जो थकान, कमजोरी, चक्कर आने, सिर दर्द, मतली जैसे लक्षणों के साथ देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जब हीट स्ट्रोक देखा जाता है तो इसमें दौरा या कोमा जैसी स्थिति भी देखी जा सकती है, जो एक घातक स्थिति को दर्शाता है। इसके नकारात्मक प्रभावों के चलते ही इसके प्रबंधन पर काफी बल दिया जाने लगा है, जिसमें कई राज्यों के द्वारा और मौसम विज्ञान संगठन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हम इसमें एक चेतावनी प्रणाली का विकास कर सकें। इसमें एक प्राकृतिक बफर बनाने पर बल दिया गया है, जिसमें वृक्षारोपण पर सर्वाधिक बल दिए जाने पर कार्य किया गया है। साथ ही यह भी कोशिश की जाती है कि जब हीट वेव का प्रकोप देखा जाए तो शहरी आदि क्षेत्रों में जो पानी और बिजली की आपूर्ति में कटौती देखी जाती है वह ना की जाए। इसमें जन जागरूकता भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यदि लोग बाहर निकलते हैं तो वे हीट स्ट्रोक के प्रभाव में आ सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य आधार पर पेयजल व्यवस्था को भी बेहतर करना जरूरी है और इसमें समय समय पर जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो शमन उपायों की बात की जाती है वह भी लागू करने होंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि हीट वेव्स जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का दुष्चक्र बढ़ता जाएगा, इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती जाएंगी। अतः इसके संदर्भ में नियमित रूप से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और जीएस पेपर 2 में ही स्वास्थ्य क्षेत्र से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे फूड फोर्टिफिकेशन व कुपोषण निवारण पर। हाल के समय में भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुपोषण के विभिन्न रूपों पर ध्यान दिया गया है, जिसमें सूक्ष्म पोषक कुपोषण पर भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि यह भारत में एनीमिया जैसी शिकायतों को दिखा सकता है। भारत में इस प्रकार की विकृतियों को दूर किए जाने की तत्काल आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। हमें ध्यान रखना होगा कि कुपोषण वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, जिसकी पुष्टि अनेक आंकड़ों के द्वारा भी की जाती है। जैसे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हर दूसरी भारतीय महिला एनीमिक है,
हर तीसरा बच्चा नाटा और कुपोषित है और हर पांचवा बच्चा कमजोर देखा जा रहा है। इसके अलावा खाद्य और कृषि संगठन की विविध रिपोर्टों के साथ ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 भी ये बता रहा है कि किस प्रकार से भारत भूख आदि के मामले में 116 देशों में से 101वें स्थान पर है। इसमें आंकड़े बता रहे हैं कि किस प्रकार से भारत की लगभग 15.3% आबादी कुपोषित है, लगभग 30% बच्चे नाटे हैं और लगभग 17% बच्चे कमजोर देखे जा रहे हैं। कुपोषण के हानिकारक प्रभावों के चलते ही 1920 के दशक से ही विकसित देशों के द्वारा फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से कुपोषण की समस्या से निपटने का प्रयास किया गया है। देर से ही सही, किंतु भारत जैसे देश भी इस प्रकार की फूड फोर्टिफिकेशन की रणनीति के माध्यम से कुपोषण का सामना करने की रणनीति को अपना रहे हैं। यदि हम बेहद सरल शब्दों में फूड फोर्टिफिकेशन को समझने का प्रयास करें तो आपको ध्यान रखना है कि फूड फोर्टिफिकेशन भोजन में पोषक तत्वों को जोड़ने की एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जैसे कि इसमें चावल और गेहूं में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 को फोर्टिफाइड किया जाता है और नमक में आयरन और आयोडीन को मिलाया जाता है। आपने पिछले कुछ दशकों से इस्तेमाल किए जा रहे आयोडीन युक्त नमक के बारे में सुना होगा, जो एक प्रकार के फूड फोर्टिफिकेशन का ही उदाहरण है। आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम यानी PDS के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम एनीमिया के मामलों को रोकने में सफल रहा है, क्योंकि यह देखा गया कि 2 साल की अवधि के भीतर ही एनीमिया के मामलों में लगभग 59% से 29.5% तक की कमी को देखा गया। विशेषज्ञों के अनुसार फोर्टिफाइड चावल परियोजना पर जो अब तक विभिन्न राज्यों के अनुभव रहे हैं, वह वैश्विक परिणामों से मेल खाते हैं और इसे एक बेहतर प्रकार की रणनीति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि कार्यक्रम की प्रभावकारिता के बावजूद विविध विशेषज्ञों ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि यदि मानव शरीर में एक सीमा से ज्यादा लोहे की उपस्थिति देखी जाएगी तो यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। विशेष रूप से सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया से पीड़ित झारखंड की जनजातीय आबादी पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। अतः हमें फोर्टिफाइड चावल में आयरन के स्तर को एक निश्चित मात्रा तक ही रखे जाने की आवश्यकता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के सेवन को ध्यान में रखते हुए प्रति व्यक्ति सेवन की मात्रा 1 से 2 मिलीग्राम ही होनी चाहिए। पोषक के दिग्गजों के अनुसार फूड फोर्टिफिकेशन यदि सावधानी से लागू किया जाए तो ये हमारी व्यापक स्वास्थ्य समस्याओं को संबोधित करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार से सावधानियों से किया गया हस्तक्षेप कुपोषण के मुद्दे की कुंजी साबित हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध GS पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे निर्वाचन आयोग संस्था सुधार पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार वाली याचिकाओं की जांच कर रही है। हालांकि इसकी सुनवाई जल्दी नहीं हुई है, किंतु यह आशा की जाती है कि पीठ पिछले 2 दशकों में लगातार चुनाव आयोग के द्वारा सरकारों को सुझाए गए विविध चुनाव सुधारों की भी जांच करेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि 2004 से ही इस पर विविध प्रकार के सुझाव दिए गए हैं, जिसमें चुनाव सुधारों के संदर्भ में बाहुबल और धन बल से निपटने के संदर्भ में बात कही गई है। साथ ही आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भी सुझावों को दिया गया है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार इसमें 2 महत्वपूर्ण मामले हैं जिन्हें समझे जाने की आवश्यकता है। इसमें पहला मामला है कि क्या चुनाव आयुक्तों का चयन कार्यपालिका यानी सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए या फिर एक कोलेजियम के द्वारा। इस पर दिनेश गोस्वामी समिति का यह कहना था कि इसके संदर्भ में एक कोलेजियम होनी चाहिए, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश विपक्ष के नेता के परामर्श के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए।
इसी प्रकार से वेंकटचलैया आयोग ने भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक निकाय की सिफारिश पर की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति शामिल हो। हालांकि इनमें से किसी भी सिफारिश को सरकारों के द्वारा लागू नहीं किया गया है। इसमें दूसरा मुद्दा यह है कि चुनाव आयुक्तों को मनमाने ढंग से हटाए जाने से वही सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रदान करता है। विशेषज्ञों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने टीएन सेशन के मामले में चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के समान अधिकार प्रदान किए, किंतु इसमें चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के समान संवैधानिक संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। विविध प्रकार के संवैधानिक विशेषज्ञों का इसके संदर्भ में मानना है कि यदि हमें निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है तो इसमें निर्वाचन आयुक्तों को भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें उनकी नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम के माध्यम से नियुक्ति की जा सकती है और उन्हें हटाए जाने का प्रावधान भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही होना चाहिए। इस प्रकार यदि ये सुधार किए जाते हैं तो निश्चित ही इससे निर्वाचन आयोग की कार्य पद्धति में और सुधार देखा जाएगा और भारत में लोकतांत्रिक चुनावों की पद्धति में पारदर्शिता आएगी। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे पाकिस्तानी सीमा व ड्रोन की चुनौती पर। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के अनुसार इस साल पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों में 16 ड्रोन मार गिराए गए हैं, जो ज्यादातर जम्मू कश्मीर और पंजाब में देखे गए हैं। बीएसएफ के अनुसार सीमा की रक्षा करने के समक्ष ड्रोन एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभरे हैं, क्योंकि अभी तक बीएसएफ के पास इससे संबंधित फुल प्रूफ प्रकार की एंटी ड्रोन तकनीक नहीं विद्यमान है। बीएसएफ का कहना है कि इस प्रकार के ड्रोन अंधेरा होने पर ही प्रवेश करते हैं, जिनका जमीन से पता लगाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि बीएसएफ के द्वारा इसके संदर्भ में एक नवीन तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है और इसके तहत बीएसएफ राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर गहन क्षेत्रों में गश्त आदि लगाने पर भी जोर दे रही है। इसके तहत जो ड्रोन संबंधी आरोपी हैं उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि बीएसएफ का इसके संदर्भ में मानना है कि सीमा पार से जो हथियारों और ड्रग्स की जो तस्करी होती है उसमें भारतीय क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं। जब भी ड्रोन आदि से कोई वस्तु गिराई जाती है तो भारत से कोई ना कोई व्यक्ति उन्हें इकट्ठा करने आता है और जब भी ऐसे व्यक्ति को देखा जाए तो उसे गिरफ्तार किए जाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के आरोपियों को जब भी गिरफ्तार किया गया है तो ये बात सामने आई है कि इस प्रकार के ड्रोन्स में एक अनूठी प्रकार की चिप लगी रहती है जो दिशा सूचक यंत्र आदि के रूप में कार्य करती है। बीएसएफ का मानना है कि इस प्रकार की जानकारी का विश्लेषण करके मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों तक पहुंचा जा रहा है। हालांकि ड्रोन जैसी तकनीक से बेहतर ढंग से निपटने के लिए जनता के बीच जागरूकता को भी फैलाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सीमा की रक्षा करने वाली सेना ही एक मास संस्था नहीं है। इसके लिए स्कूली बच्चों तक भी बीएसएफ पहुंची है ताकि ड्रोन से जुड़े खतरों के बारे में बच्चों और परिवारों को जागरूक किया जा सके। इसके अलावा बीएसएफ के समक्ष वर्तमान में एक बड़ी चुनौती साइबर सुरक्षा भी है। 5G के आने के बाद से साइबर सुरक्षा एक बड़ी चीज हो गई है और हमें अपने सिस्टम्स को हाल ही में एम्स में हुए रैंसमवेयर हमले जैसे हमलों से बचाने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे चीन पर अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट पर। हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ अधिक तनाव को बढ़ने देने से रोकना चाहता है। हालांकि चीन यह भी नहीं चाहता कि भारत अमेरिका के साथ अधिक निकटता से भागीदारी करे, क्योंकि इससे भारत और चीन के मध्य के संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। भारत हाल ही में अमेरिका के साथ उत्तराखंड के क्षेत्र में युद्ध अभ्यास में संलग्न रहा है, जिस पर चीन के द्वारा आपत्ति को व्यक्त किया गया है।
आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत और चीन मई और जून 2020 से ही लगातार सीमा पर तनाव का सामना कर रहे हैं। मुख्य रूप से गलवान घाटी से शुरू हुआ ये संघर्ष अभी भी संबंधों को तनावपूर्ण बनाए हुए है। दोनों ही देशों के द्वारा कई दौर की वार्ता इस संबंध में की गई है, किंतु अभी तक सभी बिंदुओं पर समाधान प्रस्तुत नहीं हुआ है। भारत इस मामले में चाहता है कि चीनी सेना अप्रैल 2020 की पूर्व स्थिति में वापस जाए, किंतु चीन के द्वारा भारत पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारत विवादित क्षेत्रों में लगातार अवसंरचना का निर्माण करके चीन को चुनौती दे रहा है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत 2020 से ही कई ऐसे संगठनों का भी सदस्य रहा है जिसे चीन के द्वारा अमेरिका के समर्थन वाले संगठन कहा जाता है। इसमें भारत की क्वाड में संलग्नता के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्रों में कार्य को भी देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर चीन के द्वारा क्वाड की आलोचना एक प्रकार के एशियाई नाटो के आधार पर की गई है। हालांकि इस संदर्भ में भारत ने लगातार इस बात को स्पष्ट किया है कि हम बहुपक्षीयता के आधार पर कार्य कर रहे हैं और इसका चीन के साथ किसी प्रकार का गठजोड़ नहीं है। इस रूप में आपको ये ध्यान रखना है कि भारत इसके संदर्भ में किस प्रकार से चीन की आक्रामक नीति का जवाब देने के लिए बहुपक्षीयता के आधार पर कार्य कर रहा है, जिसका हमें ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षाभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, रैनसमवेयर क्या है? इससे होने वाले साइबर सुरक्षा खतरे का मूल्यांकन करें और उनका मुकाबला करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, हीट वेव्स का कमजोर वर्गों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है और इसकी आवृत्ति और प्रभाव में वृद्धि देखी जा रही है। मूल्यांकन करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप रैनसमवेयर का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप हालिया रैनसमवेयर हमले और उसकी कार्यप्रणाली की व्याख्या करेंगे। रैनसमवेयर से जुड़े साइबर खतरे को समझाएंगे। रैनसमवेयर का मुकाबला करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों को स्पष्ट करेंगे और इससे संबंधित अपेक्षित सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की भूमिका में आप हीट वेव्स का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप हीट वेव्स की परिभाषा को स्पष्ट करेंगे। हीट वेव्स के विनाशकारी प्रभावों की व्याख्या करेंगे और इससे निपटने के संदर्भ में कुछ उपयोगी सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।